हेलो एवरीवन, प्यारे साथियों। आज हम बात करेंगे किडनी के बारे में। तो किडनी के बारे में आज हम वो सभी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को जानने वाले हैं जिनके बारे में हम आज से पहले नहीं जानते थे। तो आइए साथियों, बात करते हैं किडनी के बारे में। और मैं आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं, ठीक है। और अगर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, लेकिन पहले इसको पूरा देख लें। अगर पसंद आए तो लाइक करें, वरना डिसलाइक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक। तो साथियों, जानेंगे हम किडनी के बारे में। देखिए, किडनी की एनाटॉमी के बारे में बात करते हैं। तो किडनी की एनाटॉमी का क्या मतलब है? तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसकी लोकेशन, ठीक। साथियों, इसकी लोकेशन जो होती है वो मानव शरीर में यहाँ पर होती है, ठीक। देखिए, जहाँ पर अगर किसी के किडनी के अंदर दर्द होता है, या किसी की किडनी में स्टोन हो जाती है, पथरी हो जाती है, तो आपने उसको यहाँ पर पकड़ने के बाद रोते हुए देखा होगा अक्सर, ठीक है, कि बहुत दर्द हो रहा, बहुत दर्द हो रहा। तो यहाँ पर होती है कि आपकी किडनी, ठीक। तो किडनी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हम जानेंगे किडनी के बारे में कि इसकी जो लंबाई होती है ना साथियों, इसकी लंबाई जो होती है किडनी की, ये आपकी होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। एक बात ध्यान से सुने, मैं एक एक पॉइंट को आपके क्लियर करता हुआ चलूँगा, और आगे हम एक वैज्ञानिक तरीके से इस विज्ञान को हम सीखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं किडनी के बारे में, ठीक। तो अगर आपने अभी वीडियो को स्टार्ट किया है तो इसको पूरा देखने के बाद में आपको अंदाज़ा होगा कि हमने बहुत कुछ यहाँ से सीख लिया, ठीक। तो जो वीडियो को पूरा देखेंगे वो इसका निश्चित रूप से फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन की बात की कि इसकी लंबाई कितनी होती है। मैं आराम आराम से समझाऊंगा। तो 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया, ठीक। और साथियों, दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो आप दो नलियाँ देख रहे हैं, ठीक, एक नली आपकी गुलाबी कलर की है, एक आपकी ब्लू कलर की है, ठीक, नीले कलर की। तो ये क्या होता है? ये आपकी कहलाती है एओर्टा। ये क्या है आपकी? एओर्टा, यानी कि महाधमनी है ये, ठीक है। और साथियों, ये आपकी आती है दिल से चलकर, ठीक है। तो ये जो आपकी महाधमनी है, एओर्टा है, और ये आपकी जाकर जुड़ती है किससे? किडनी के अंदर, ठीक है। किडनी के अंदर इसकी शाखाएं पहुंचती हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। साथियों, यहाँ पर ना इसके ऊपर एक छोटी सी और संरचनाएं रखी हुई होती हैं, अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो, ठीक है। तो ये क्या होती है? आपकी जो संरचनाएं रखी होती है, ये आपकी कहलाती है एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड, ठीक, जो उम्र के साथ साथ ये जो है बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से पेशाब संबंधी समस्याएं व्यक्ति को होने लग जाती है, ठीक है, उम्र बढ़ने के साथ साथ। तो अब हम इसके बारे में आगे जानने की बात करेंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये क्लियर हो गई कि इसकी जो लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपकी किडनी होती है, इसका जो वेट होता है साथियों, वो आपका 120 से लेकर 170 ग्राम होता है। कुल कितना? 120 से लेकर 170 ग्राम, यानी कि ये कुल आपका 150 ग्राम के लगभग में होता है, ठीक। बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं होती है, ठीक। कभी आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी होती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है साथियों। अब आपको इसके अंदर चलना चाहिए, ठीक। अब हम इसके अंदर की बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इन किडनी के अंदर जाएंगे साथियों, देखिए मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर साथियों, ये जो आपकी छोटी छोटी जो दिखाई दे रही है ना आपको, ठीक है, नेफ्रॉन्स। तो ये नेफ्रॉन्स का क्या मतलब है? देखो, नेफ्रॉन्स का क्या मतलब है, पहले तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि ये नेफ्रॉन्स जो होती हैं, ये आपकी छलनियाँ, ये आपकी होती हैं एक किडनी के अंदर। ये साथियों आपकी 10 लाख होती हैं। कितनी होती हैं? एक किडनी के अंदर 10 लाख होती हैं। तो दोनों के अंदर कितनी हो गई? 20 लाख आपकी रुधिर को छालने वाली छलनियाँ होती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अभी इसका दूसरे चित्र की बात कर लेते हैं। देखो, इसमें साफ दिखाई दे रहा है आपको, इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो ये जो आपकी संरचना दिखाई दे रही है वाली, तो इसमें आपको ये वाले पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे साथियों, पंखे की तरह दिख रहा है आपको, ये धब्बे से जो है बड़े बड़े।
तो इन धब्बों को हम कहते हैं साथियों रीनल पिरामिड। क्या कहते हैं? रीनल पिरामिड। इसको अभी ऐसे ही ध्यान रखेंगे, रीनल पिरामिड बोलते हैं। इन धब्बों को रीनल पिरामिड बोलते हैं। अब इनका काम क्या होता है ये सुने। इन धब्बों के अंदर भी आपको साथियों इस तरह की ऐसी ऐसी संरचनाएं आपको दिखाई देंगी। ठीक है, मैं देखता हूँ अगली पिक के अंदर आपको साफ दिखाई दे रही होंगी। देख लो ये जो आपके दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो कक्ष दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर मैं अपना कर्सर चला रहा हूँ, तो इसके अंदर आपको ये वाली संरचनाएं दिखाई दे रही हैं जो थोड़ी सी बाहर को निकली हुई हैं। दिख रही हैं? थोड़ी थोड़ी बाहर को निकली हुई हैं। तो ये साथियों ये आपके कहलाते हैं पिरामिड। और ये जो संरचनाएं आपकी बाहर निकल रही हैं धागे नुमा संरचनाएं, तो इनको ही हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। क्या बोलते हैं? इनको हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं साथियों। सही है। और नेफ्रॉन्स ही जो है, नेफ्रॉन्स जो होती है आपकी, यही आपके उत्सर्जन तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम करने वाली कोशिकाएं होती हैं। सही है। तो इसी के बारे में हम बहुत बढ़िया करके जानने वाले हैं। तो देखो ये आपके किडनी की कटी हुई संरचना है। ठीक है, किडनी को काट कर अंदर देखा गया है कि उसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से आप बात को ध्यान रखेंगे। ये जो आपकी रेड वाली जो नली दिखाई दे रही है, यहाँ से साथियों ब्लड इस किडनी के अंदर आता है खून, और ये जो आपकी नीली वाली है इससे आपका खून शरीर तक जाता है। ठीक है, तो इसको आप अभी इतना ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं कि ये जो आपकी धागेनुमा संरचनाएं थीं, ठीक है, इनको हमने क्या बोला था? नेफ्रॉन बोला था। ठीक, और ये जो आपके पार्ट थे, ये कक्ष जो थे आपके, इनको हमने बोला था साथियों रीनल पिरामिड बोला था। ठीक है, रीनल पिरामिड बोला था। और अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे आगे की। तो देखो किडनी का जो अपर भाग होता है, ये वाला जो आपका भाग है, ये आगे वाला जो भाग है इसका, ठीक है, तो इस आगे वाले भाग को हम कहते हैं साथियों कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। देखो आपको दिखाई भी दे रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉर्टेक्स। तो इसका ये अगला जो भाग है आपका, ये कहलाता है कॉर्टेक्स, और एक इसका पिछला भाग होता है। तो दो भाग होते हैं, इनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अगला भाग आपका कॉर्टेक्स कहलाता है, और जो इसका पिछला भाग है, जो अंदरूनी भाग है इसका, वो आपका कहलाएगा रीनल मेड्यूला। क्या कहलाएगा साथियों? रीनल मेड्यूला। यहाँ पर केवल मेड्यूला लिखा हुआ है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो अभी आपने 4-5 चीज़ें यहाँ पर सीख ली। क्या सीख ली? ये जो आपके कक्ष थे, दोबारा से देख लो एक बार। इसको अगर आपने देख लिया तो फिर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो आपके चैम्बर थे, कक्ष थे इनका नाम क्या था साथियों? रीनल पिरामिड। ठीक है, इनके अंदर जो धागे नुमा संरचनाएं हैं, इनको हमने क्या बोला था? इनको हमने बोला था नेफ्रॉन्स। ठीक है, और इसका जो बाहरी पार्ट है आपका, ये कहलाता है आपका कॉर्टेक्स, और अंदरूनी पार्ट जो होता है ये आपका कहलाता है रीनल मेड्यूला। तो यहाँ तक अभी आप किडनी के अंदर की बातों को समझ रहे हैं। और लाल वाली जो ये नली है बड़ी वाली, ये यहाँ से ब्लड इसके अंदर लेकर आती है, और नीली वाली जो है वो यहाँ से ब्लड को लेकर जाती है। अब देखिए, अब जो मेन काम किडनी के अंदर करता है वो आपका करता है साथियों नेफ्रॉन। कौन करता है? नेफ्रॉन आपका मेन काम करता है। ठीक है, तो जब मेन काम नेफ्रॉन करता है तो आइए जानते हैं अब इन धागों के बारे में। तो ये धागे आपके कैसे होते हैं? इनमें से हमने एक धागा ले लिया साथियों। क्या ले लिया? एक धागा। तो आप अगर एक धागे को बहुत ही करीब से देखने की कोशिश करेंगे तो आपके ये धागे होते हैं इस तरह के। ठीक है, जिसको हम कहते हैं साथियों नेफ्रॉन। और यही नेफ्रॉन आपके उत्सर्जन तंत्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और किडनी के अंदर देखिए, जो आपने सुना होगा कभी कि उसकी किडनी फेल हो गई, किडनी ने काम करना बंद कर दिया, किडनी, गुर्दा या फिर वृक्क, ये तीनों आपके एक ही नाम है। क्या? किडनी, गुर्दा और वृक्क। अगर आपने सुना है किसी का किडनी ने काम करना बंद कर दिया, किसी के वृक्क ने काम करना बंद कर दिया, किसी के गुर्दे ने काम करना बंद कर दिया, तो साथियों असल में गुर्दा काम करना बंद नहीं करता है। ये जो आपके नेफ्रॉन इसके अंदर पाई जाती हैं छोटी छोटी कोशिकाएं। ठीक है,
तो ये नेफ्रॉन्स जो होती हैं ये मरना स्टार्ट हो जाती हैं, किसी वजह से ये हमारी नष्ट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक। और उसमें परसेंटेज नापा जाता है किस संख्या में ये मर चुकी हैं, यानी कि गुर्दे का कितना % भाग अभी भी काम कर रहा है। तो उसका मतलब ये होता है कि कितनी अधिक नेफ्रॉन्स गुर्दे के अंदर जीवित बची हैं, ठीक है। तो साथियों इस नेफ्रॉन का काम क्या होता है गुर्दे के अंदर, आइए इसको हम जानने का काम करते हैं। तो देखिए लाल वाले जो डक्ट थी ये ब्लड को लेकर आ रही थी, ये आपने सीखा था, लाल वाली जो डक्ट थी ये ब्लड को लेकर आ रही थी। अब जैसे ही ये ब्लड इस कटोरी जैसी संरचना में जाता है, तो साथियों कटोरी का मतलब है आपके घर में एक चलनी होती है ऐसी, ठीक है, चलनी। तो चलनी से क्या करते हैं आप, कोई चीज़ छानने का काम करते हैं, ये आपकी चलनी है, ठीक है। तो चलनी से अगर कोई चीज़ आप छानने का काम करेंगे साथियों, तो होगा क्या, जैसे मान लीजिए चाय आप छानते हैं, तो चाय छानते हैं तो चाय की पत्ती वगैरह सब इसी में रह जाता है, और जो चाय होती है वो नीचे चली जाती है, यानी कि तरल पार्ट नीचे चला जाता है, और जो बेकार पार्ट होता है वो इसी से निकाल कर आप दोबारा से इसको फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसी तरह से आपका काम करता है। तो देखो लाल वाली नलिका से आपका यहाँ पर गया ब्लड, ठीक है, ब्लड यहाँ पर अंदर प्रवेश करता है, ठीक है। तो जहाँ पर ये प्रवेश करता है ना, तो ये आप धागेनुमा जो संरचनाएं देख रहे हैं इसके मुंह पर, तो साथियों इसको हम कहते हैं वोमेन कैप्सूल। क्या कहते हैं, वोमेन कैप्सूल। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वोमेन कैप्सूल क्या होता है। तो आपको बताना पड़ेगा आपको बताना पड़ेगा उत्सर्जन तंत्र का एक भाग होता है, ठीक है, वोमेन कैप्सूल। तो इस कटोरी का नाम क्या रखा है आपने, वोमेन कैप्सूल, इसको ध्यान रखेंगे आप, ठीक। तो आगे बढ़ जाओ साथियों। अब देखो इस कटोरी के आगे ये जो है इसकी नलिका है, इस नलिका को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्यूबुलर पार्ट कहते हैं, यानी कि नलिका बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे नलिका, तो इसको हम नलिका बोलते हैं। अब आगे चलो, जैसे ही हम आगे चलेंगे, ठीक है, तो देखिए वोमेन कैप्सूल को हिंदी में क्या बोलेंगे, संपुट भी बोल सकते हैं, ठीक है, वोमेन कैप्सूल या फिर संपुट। तो इसको आपको स्ट्रक्चर को अपने माइंड में फिट कर लेना है, फिट हो जाएगा अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो, और फिर बाद में आप क्वेश्चन करेंगे तो मज़ा आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से समझते रहें। तो ये आपका क्या था, वोमेन कैप्सूल, और ये जो नली है आपकी, तो ये नली का इसको हम बोल सकते हैं या फिर ट्यूबुलर पार्ट बोल सकते हैं, ठीक है। इससे आगे आप जैसे जैसे चलते रहेंगे तो ये आप देख रहे हैं नीचे धागे धागे से आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक। तो असल में एक आपकी मोटी नलिका है, ठीक है, ये आपकी एक क्या है, मोटी नलिका है, और इसके पास में ये जो आपकी रेड कलर की पतली सी नली चिपकी पड़ी है, इसका क्या काम है, इसके काम के बारे में भी हम बात करेंगे साथियों। तो देखिए मोटी सी जो नलिका है इससे चलकर आपका ब्लड चलता रहता है, ठीक है। जो आपका नीचे की तरफ आता है तो इसको हम अवरोही नलिका बोलते हैं या फिर अवरोही भुजा बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ, ठीक है, डिसेंडिंग, और असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ता हुआ, यानी कि आरोही। तो ये वाली जो भुजा है आपकी, ये आपकी आरोही भुजा है, तो इसको हम बोलेंगे असेंडिंग पार्ट बोलेंगे, ठीक है, यानी कि अवरोही भुजा बोल देंगे, ठीक। अब इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, इससे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक आपका आरोही भुजा और एक आपका अवरोही भुजा, इन दोनों को मिलाकर ही हम बोलते हैं साथियों लूप ऑफ हेनले। क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले, क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले, यानी कि जिसको हम बोलते हैं हेनले लूप। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि हेनले लूप क्या होता है, तब भी आपको क्या बताना है, आपका उत्सर्जन तंत्र का एक पार्ट होता है हेनले लूप, ठीक है, या फिर हम लूप ऑफ पाश भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पाश भी बोलते हैं। तो इन दोनों वर्ड को अभी ध्यान रखेंगे। लूप ऑफ हेनले क्या है, ये आपके आरोही और अवरोही भुजा को मिलाकर लूप ऑफ हेनले यहाँ पर ये बनाता है, ठीक है, लूप होता है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं साथियों। तो आगे जैसे ही हम चलेंगे तो आगे चलने के बाद आपको ये मोटी सी नली दिखाई दे रही होगी, ठीक है, ये जो आपकी मोटी सी नली है ये नलिका है, इस नलिका का नाम है कलेक्टिंग डक्ट। क्या है, कलेक्टिंग डक्ट, यानी कि साथियों कलेक्टिंग डक्ट इसका नाम है। तो जाहिर सी बात है ये कुछ ना कुछ क्या करता होगा, ये कुछ ना कुछ साथियों कलेक्ट करता होगा, कुछ ना कुछ कलेक्ट करता होगा। तो साथियों ये कलेक्ट करता है आपके शरीर में बनने वाला जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसको मूत्र के रूप में बाहर निकालने के लिए इस डक्ट के अंदर, इस नलिका के अंदर इकट्ठा कर लिया जाता है, ठीक है।
अब आप कहेंगे कि जो ब्लड था वो ब्लड कहाँ गया, ठीक है। तो वो ब्लड कहाँ गया आइए जानते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना रेड कलर की छोटी सी ये नली जो इससे चिपकी हुई चल रही है, तो ये चिपकी हुई जो नली है, इस नली का काम क्या होता है, सही है, इसका नाम होता है समीपस्थ नलिका, ठीक है। प्रॉक्सिमल होता है, समीपस्थ नलिका होती है। तो ये समीपस्थ नलिका क्या होती है, जैसे मान लीजिए ये आपकी नलिका है, इससे चिपकी हुई रहती है बिल्कुल जस्ट। तो ये क्या करती है साथियों, ये आपके यहाँ से ब्लड के अणुओं को अलग करती रहती है, ठीक है, यानी कि एब्जॉर्ब करती रहती है। जो जो ब्लड है आपका उसको एब्जॉर्ब करती रहती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में इसके अंदर भेज देती है ब्लू वाली के अंदर, और ब्लू से हम जानते हैं बाहर जाता है ब्लड, ठीक है। तो ये इससे एब्जॉर्ब करती रहती है, सोखती रहती है ब्लड को, और ब्लू वाली के पास में भेज देती है। लेकिन जो आपका बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है वो बड़ी नलिका में आ जाता है। तो बड़ी नलिका में आ जाता है साथियों, और जब बड़ी नलिका में आ जाता है तो फिर इसके द्वारा क्या होता है, देखो लिख रहा है आपका यहाँ पर यूराइन फ्लो इनटू, ठीक है, रीनल पेल्विस। तो यहाँ से आपका ब्लड, आपका जो यूराइन है, जो आपका मूत्र है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, वो चलकर कहाँ चला जाता है साथियों, वो आपका चलकर इस नलिका से चलकर आपका इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है। इसका नाम है यूरिनरी ब्लैडर। क्या नाम है, यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि इसके अंदर इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान से समझ लिया होगा कि मैंने आपको क्या क्या बताया, ठीक। तो आप एक बार वीडियो को और देख लेना बाद में, तो आपके बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में चीज़ें आ जाएंगी। तो ये था आपका क्या, नेफ्रॉन, और इसका काम बहुत ही बेहतरीन होता है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगर आप इसको ध्यान रखते हैं तो फिर आपको आने वाले अगले क्वेश्चन में कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब थोड़े से अभी और 2-3 पॉइंट जान लेते हैं। देखो 2-3 पॉइंट क्या जानेंगे कि सबसे पहली बात कि मानव शरीर के अंदर जो किडनी होती हैं, तो किडनी साथियों 1 मिनट के अंदर, देखिए 1 मिनट के अंदर आपका 1100 ml ब्लड को फ़िल्टर करती है। 1 मिनट के अंदर किडनी 1100 ml ब्लड को क्या करती है, फ़िल्टर करती है। और हम जानते हैं हमारे शरीर के अंदर 5 से 6 लीटर या फिर 6 से 7 लीटर ब्लड होता है स्वस्थ मनुष्य के अंदर, ठीक है। तो जब इतना ब्लड होता है तो अगर हम इसको ml में काउंट करेंगे तो ये लगभग आपका बैठता है 5400 ml। तो 5400 ml ब्लड को शुद्ध करने के लिए किडनी जो लेती है साथियों 5 मिनट या 10 मिनट, 5 मिनट से 4 मिनट का समय, 4 मिनट से 5 मिनट का समय ले लेती है, क्या करने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए, ठीक है। अब हमारा अगला क्वेश्चन बनता है साथियों कि देखिए रंग, तो यूराइन का जो रंग होता है, जो मूत्र का रंग होता है साथियों, वो आपका किसकी वजह से पीला होता है कभी कभी, ठीक है। तो ये होता है आपका यूरोक्रोम नाम का एक वर्णक होता है। क्या होता है, यूरोक्रोम। तो यूरोक्रोम नाम का एक वर्णक होता है जिसकी वजह से मूत्र का रंग पीला हो जाता है। और साथियों अगला क्वेश्चन है, उसके अंदर गंध, उसके अंदर पाए जाने वाली गंध जो होती है वो अमोनिया की वजह से होती है। किसकी वजह से, अमोनिया की वजह से होती है। और मूत्र के अंदर साथियों 95% पानी होता है, और उसके अंदर यूरिक एसिड 0.5% यूरिक एसिड होते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, कभी कभी किसी व्यक्ति का, अगर किसी व्यक्ति की किडनी काम करना बंद कर देती है तो उसके शरीर में क्या किया जाता है साथियों, हीमोडायलिसिस की क्रिया की जाती है। हीमोडायलिसिस का मतलब होता है उसके शरीर में एक किडनी की तरह काम कराने के बाद में एक मशीन होती है जिसका नाम होता है सिलोफोन। क्या होता है, सेलोफोन। तो सेलोफोन टैप नाम की एक मशीन होती है साथियों, सेलोफोन टैप नाम की एक मशीन होती है जिसके द्वारा, सेलोफोन टैप नाम की एक मशीन होती है जिसके द्वारा शरीर के अंदर उसके रक्त को शुद्ध कराया जाता है, ठीक है। ये काम उस व्यक्ति के साथ में होता है जिसकी किडनी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी हैं, ठीक। तो अच्छा एक पॉइंट और जान लो छोटा सा। एक पॉइंट ये है कि उत्सर्जन जो होता है ना, उत्सर्जन जो होता है, तो उत्सर्जन के अंदर पूरी दुनिया के अंदर जितने भी प्राणी आपके पाए जाते हैं, तो सभी प्राणियों के अंदर जो उत्सर्जन होता है वो केवल 3 चीज़ों का होता है साथियों, 3 चीज़ों का होता है। किसका होता है, एक आपका होता है अमोनिया, ठीक है। पूरी दुनिया के अंदर जितने भी आपके उत्सर्जित करने वाले प्राणी हैं वो या तो अमोनिया को उत्सर्जित करेंगे, ठीक है,
या फिर आपके यूरिया को आपके उत्सर्जित करेंगे, शरीर से बाहर निकालेंगे, या फिर आपके यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालेंगे। तो साथियों क्या होता है, 3 तरह से होता है, या तो अमोनिया निकालते हैं शरीर से बाहर, या फिर आपके यूरिया निकालते हैं, या फिर आपके यूरिक एसिड शरीर से बाहर निकाला जाता है। क्या, यूरिक एसिड। तो अब आप ध्यान रखेंगे, अमोनिया कौन बाहर निकालता है, यूरिया कौन बाहर निकालता है, और यूरिक एसिड कौन बाहर निकालता है। देखिए, जो प्राणी अधिक जल का सेवन करते हैं वो आपके अमोनिया निकालते हैं। जो कम जल का सेवन करते हैं वो आपके यूरिया निकालते हैं शरीर से बाहर, और जो बहुत कम जल का सेवन करते हैं वो आपके यूरिक एसिड निकालते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए, मछलियाँ जो होती हैं वो उत्सर्जन के रूप में किसको बाहर निकालती हैं। तो बताइए, मछलियाँ जो होती हैं उनको ज़्यादा पानी के अंदर रहती हैं, कम की ज़रूरत होती है, या फिर उससे ज़्यादा कम की ज़रूरत होती है। तो आपके समझ में आएगा, मछलियों को बहुत ज़्यादा जल की ज़रूरत होती है, तो फिर आपकी वो अमोनिया शरीर से बाहर उत्सर्जित करती हैं। ठीक है। और जो यूरिया होता है, तो यूरिया जो उत्सर्जित करते हैं वो स्तनधारी करते हैं, जैसे कि हम और आप सब स्तनधारी हैं। ठीक है। और कुछ जानवर हैं। और साथियों, जो आपके यूरिक एसिड करते हैं वो जिनको बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है। जैसे कि आपके सरीसृप वर्ग होता है। सरीसृप का मतलब होता है रेंगने वाले जो जंतु होते हैं, या फिर आपके जो पक्षी होते हैं साथियों, वो सारे के सारे उत्सर्जित तत्व कौन सा होता है उनका, यूरिक एसिड। ठीक है। तो 3 होते हैं, तीनों को ध्यान रखो, इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे आगे, वरना आप भूलते रहोगे, रट्टा मारोगे तो। ठीक है। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके साथ में हैगा, तो इसको हम जानने की कोशिश करते हैं साथियों। देखिए, विरक का एक जोड़ा, मूत्रवाहिनी का एक जोड़ा, और उदर आपका होता है पेट, और मूत्राशय में से कौन सा मानव के उत्सर्जन तंत्र में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो विरक आपका गुर्दा हो गया, ये तो तंत्र का भाग है आपका। मूत्रवाहिनी यानी कि नलिकाएं, ये भी भाग है आपके। मूत्राशय जिसके अंदर मूत्र इकट्ठा होता है, ये भी भाग है। लेकिन उदर पेट, तो पेट आपका क्या है साथियों, उदर आपका भाग आपका यहाँ पर नहीं है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, उधर हो जाएगा। आगे देखो, वोमेन कैप्सूल। तो वोमेन कैप्सूल अभी हमने पढ़े थे, कटोरी टाइप थी। ठीक है। उसके अंदर धागेनुमा संरचनाएं थी। तो कह रहे हैं वोमेन कैप्सूल में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं साथियों, स्तनधारियों के गुर्दों में वोमेन कैप्सूल पाए जाते हैं। ये आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखो, फेफड़ों में वायु कोशों की एक बड़ी संख्या, ठीक है, पाई जाती है, किस काम के लिए, गैसों के विसरण हेतु अधिक सतही क्षेत्र के लिए। यानी कि गैसों का विसरण करने के लिए वायु कोशों की एक बड़ी संख्या फेफड़ों के अंदर पाई जाती है। तो फेफड़ों का तो यहाँ पर कोई लेना देना था भी नहीं। ठीक है। बात गुर्दों की हो रही है, फेफड़ों का क्वेश्चन रख दिया इन्होंने, कोई बात नहीं। आगे देखो, एक कशेरुकी वृक्क की मूलभूत इकाई क्या होती है साथियों, कशेरुकी वृक्क, यानी कि जिस कशेरुकी का मतलब क्या होता है, देखो कशेरुकी हम उनको बोलते हैं जिनके अंदर वर्टिब्री होती है। वर्टिब्री का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी। क्या होता है, रीढ़ की हड्डी। जिन जंतुओं के अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है वो आपके कहलाते हैं कशेरुकी। ठीक है। और वृक्क आपका होता है गुर्दे। तो अब पढ़ो क्वेश्चन को, एक कशेरुकी की वृक्क की मूलभूत इकाई क्या होती है। तो हम जानते हैं मूलभूत इकाई नेफ्रॉन होती है। ठीक है। नेफ्रॉन के बिना कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं गुर्दे के अंदर। तो अगला क्वेश्चन हम जानेंगे साथियों, गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है। तो आपकी मूलभूत इकाई, निस्यंदन इकाई आपकी क्या है, आपकी अभी आपने पढ़ा है नेफ्रॉन होती है। क्या होती है, नेफ्रॉन। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप पढ़ें जल्दी से, कैसे कैसे ये आपसे पूछे गए हैं, 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है, अभी आपने पढ़ा नेफ्रॉन होती है। ठीक है। आगे पढ़ो, वृक्क की प्रकार्यात्मक इकाई कौन सी होती है। तो कार्यात्मक इकाई वृक्क मतलब गुर्दे की कौन सी होती है। तो अभी हम पढ़कर आ रहे हैं नेफ्रॉन, यानी कि वृक्काणु भी बोलते हैं इसको, तो नेफ्रॉन होती है आपकी। ठीक। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका है, गुर्दे यानी कि किडनी का कार्यात्मक यूनिट क्या है। तो देखिए कितनी तरह से आपका क्वेश्चन, यही एक क्वेश्चन कितनी तरह से आपका पूछा गया है। तो नेफ्रॉन यहाँ पर फिर से आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है। और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो निम्न में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। तो मानव शरीर के अंदर जल का संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी आपके क्या होते हैं साथियों, गुर्दे होते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ये हमारे शरीर से जल को बाहर ना निकालेंगे तो शरीर के अंदर जल की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी। ठीक है।
तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। और मूत्र जो बनता है आपका वो संग्राहक वाहिनियों में बनता है। ये संग्राहक वाहिनियाँ क्या होती हैं, अभी हम पढ़कर आ रहे थे पीछे, ध्यान दे लो जल्दी से। संग्राहक वाहिनियाँ जो होती हैं आपके कलेक्टिंग डक्ट को बोलते हैं, यही तो हमने पढ़ा था, कलेक्टिंग डक्ट जो है यहाँ पर ही तो मूत्र का निर्माण होता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो संग्राहक वाहिनियाँ इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के पास चलो। मूत्र का पीला रंग, देखिए पीले रंग के बारे में अभी हम पढ़कर आ रहे हैं। तो आपने जाना था यूरोक्रोम होता है जिसकी वजह से मूत्र का रंग पीला हो जाता है। और साथियों अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड, तो अभी हमने जाना था कि उत्सर्जन जो होता है वो 3 तरह से होता है, एक अमोनिया, दूसरा यूरिया और तीसरा यूरिक एसिड। यहाँ पर हमने पढ़ा था मछलियाँ, यहाँ पर हमने अपने आप को रखा था, यहाँ पर हमने किसको रखा था यूरिक एसिड में, पक्षी और सरीसृप वर्ग को। तो देखिए आपका यहाँ पर गोरैया जो है, और बात हो रही है यूरिक एसिड की, तो गोरैया आपका पक्षी है, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, गोरैया हो जाएगा। क्योंकि यूरिक एसिड को कौन उत्सर्जित करेगा, गोरैया करेगा। ठीक है, क्योंकि वो पक्षी है आपका। आगे चलो, मूत्र के श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है साथियों 2009 के अंदर। तो इसको आप नॉर्मली याद रख लेंगे, ये आपका होता है डाईयूरेटिक। ठीक है, इसको आप रट लेंगे, याद रख लेंगे। ठीक है, इसका कोई भी लॉजिक याद रखने का नहीं है। आगे देखो, मूत्र का असामान्य घटक कौन सा होता है, तो एक आपका सामान्य घटक होता है और एक असामान्य घटक आपका होता है। तो असामान्य रूप से आपके मूत्र में पाया जाता है एल्ब्यूमिन। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। ये थे आपके आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये संरचना थी आपकी किडनी की। तो साथियों अगर वीडियो, मैं मानता हूँ पहली बात थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन अगर आपने वीडियो को पूरा देखा होगा तो उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर ही समझ में आया होगा। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपके समझ में आ गया है तो। ठीक है, और अगले वीडियो का इंतज़ार करना ना छोड़ें। ठीक है, अब आप इससे जुड़े कुछ भी सवाल आप कर सकते हैं, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतने काफ़ी है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।